नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये सिर्फ एक कानून नहीं था। ये वो दस्तावेज था जिसने ऑफिशियली एक साम्राज्य का अंत किया और दो नए राष्ट्रों को जन्म दिया। चलिए आज इसी दस्तावेज की परतों को खोलते हैं। तो ये है वो दस्तावेज। ये सिर्फ स्याही और कागज की बात नहीं है। ये तो एक साम्राज्य के खत्म होने और दो मुल्कों के बनने का, कह सकते हैं, कानूनी ब्लूप्रिंट है। आज हम इसी के प्रावधानों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ऐतिहासिक कानून बना कैसे और कितनी तेजी से इसे लागू किया गया। जरा इस स्पीड पर गौर कीजिए। सिर्फ 14 दिनों के अंदर इसे पेश करके पास भी कर दिया गया। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत थक चुका था और भारत पर कंट्रोल बनाए रखना अब उनके बस की बात नहीं रही थी। ये प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार की पॉलिटिकल अर्जेंसी को दिखाता है। हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। तो ये एक्ट आया कहाँ से? असल में ये माउंटबैटन प्लान को ही कानूनी जामा पहनाने के लिए लाया गया था। माउंटबैटन प्लान ही वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जिसके तहत बंटवारे का पूरा खाका तैयार किया गया था। और यहीं से हम इस एक्ट के सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे नतीजे पर पहुंचते हैं, ब्रिटिश भारत का बंटवारा। इस एक्ट का मकसद, मतलब जो इसका सेंट्रल पर्पस था, वो एक ही था, पावर का ट्रांसफर। ये ब्रिटिश हाथों से भारतीय हाथों में कंट्रोल सौंपने का फाइनल लीगल डॉक्यूमेंट था। और इस ट्रांसफर के लिए एक तारीख तय की गई, 15 अगस्त 1947। एक ऐतिहासिक दिन जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस तारीख को हुआ क्या? ब्रिटिश इंडिया को ऑफिशियली दो नए हिस्सों में बांट दिया गया। इन्हें कहा गया इंडिपेंडेंट डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान। अब ये डोमिनियन क्या भला है? इसका मतलब था कि देश आज़ाद तो थे, पर शुरुआत में वो ब्रिटिश क्राउन के तहत एक तरह की ऑटोनमस यूनिट रहेंगे। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आज़ादी के ठीक एक दिन पहले, 14 अगस्त को, उस बंटवारे की भयानक यादों को एक गंभीर दिन के तौर पर याद किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दो नए देश बने थे, ये चलेंगे कैसे? मतलब डे 1 से। उनके पास तो अपनी कोई रोल बुक थी ही नहीं। इस एक्ट में इसका भी हल निकाला गया था। शुरुआत के लिए एक सिस्टम बनाया गया कि हर देश में एक गवर्नर जनरल होगा जो हेड ऑफ स्टेट होगा। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ब्रिटिश मोनार्क। मतलब ये एक टेम्पररी, एक अंतरिम व्यवस्था थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि कानून कौन से फॉलो होंगे? जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक देश चलेगा कैसे, राइट? तो इसका एक बड़ा ही दिलचस्प लेकिन कॉम्प्लेक्स हल निकाला गया। ये तय हुआ कि जब तक दोनों देश अपना अपना संविधान तैयार नहीं कर लेते, तब तक वो पुराने ब्रिटिश राज वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही, हाँ, कुछ बदलावों के साथ, अपने टेम्पररी संविधान की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब सोचिए, एक कॉलोनियल कानून को दो नए आज़ाद मुल्कों का आधार बनाना, ये कितना बड़ा और पेचीदा काम रहा होगा। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और उन प्रोविजंस को देखते हैं जिन्होंने लंदन से ब्रिटिश कंट्रोल को ऑफिशियली खत्म कर दिया। यहाँ दो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हुए। पहला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद, जो लंदन से इंडिया पर हुकूमत का सिंबल था, उसे खत्म कर दिया गया। और दूसरा, उनकी जो भी जिम्मेदारियां थीं, वो सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दी गई। ये एक नए रिश्ते की तरफ पहला कदम था। तो असल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस का खत्म होना ही ब्रिटिश राज का कानूनी तौर पर अंत था। बस इसके साथ ही भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सारा कंट्रोल खत्म हो गया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये एक्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। ये एक ऐसा पावरफुल दस्तावेज था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी और एक पूरे उपमहाद्वीप के मुस्तकबिल को एक नई शक्ल दे दी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक कानून ने दो देश तो बना दिए, लेकिन क्या उसने उनकी किस्मत भी तय कर दी? क्या एक कानून सिर्फ सरहदें खींच सकता है या वो मुल्कों की तकदीर भी लिखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।